हेलो एवरीवन। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। प्लान था मेरा एक्चुअली इसका कॉन कॉल एनालिसिस करने का, मतलब Q3 के नंबर्स तो हमने डिस्कस किए थे, लेकिन कॉन कॉल में मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, आगे इन्होंने क्या आउटलुक दिया है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे, मार्जिन्स की क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी, आरओई किस तरीके का रहेगा, ये सारी चीज़ें समझने का, क्योंकि बैंक बहुत अच्छा हो गया था। लास्ट 2 क्वार्टर से हम डिस्कस कर रहे हैं। Q2 में इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई, Q3 में भी हमने नंबर्स डिस्कस किए, सब कुछ अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट 1.5-2 साल का आउटलुक बढ़िया बन रहा था बैंक का। लेकिन वही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया ना कि ये बैंक का नाम आईडीएफसी सरप्राइज बैंक होना चाहिए। अभी लास्ट ईयर आप देखो, एकदम से इनका कोई टोल अकाउंट निकल के आ गया था, 200-300 करोड़ का इनको प्रोविजन करना पड़ गया। कभी कोई पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंट होता है, उसमें कंपनी को एकदम से प्रोविजन करना पड़ जाता है। कभी कोई एटीएम अकाउंट होता है जहां पे डिफॉल्ट हो जाता है और फिर इनको प्रोविजन करना पड़ जाता है। और अब ये जो इन्होंने फ्रॉड रिपोर्ट किया है अपना, तो ये चीजें बहुत खराब है। मतलब एक शेयर होल्डर, एक इन्वेस्टर कैसे, एक स्पेशली बैंक के अंदर, बैंकिंग बिजनेस में तो ट्रस्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे अगर कंसिस्टेंटली हर एक कुछ क्वार्टर के बाद ऐसी चीजें होंगी तो मार्केट का ट्रस्ट बनता नहीं है उस बैंक के ऊपर। इनके लिए और भी ज्यादा खराब लगता है, क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट है, हर एक कॉन कॉल में आप सुनोगे अपने टेक के बारे में, डिजिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में, रिस्क फ्रेमवर्क के बारे में बहुत ज़्यादा वो बातें करते हैं कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 5-6 ईयर्स के अंदर। और आप बाकी बैंकों को देखोगे जो कमर्शियल बैंक है 15-20 ईयर्स पुराने, उनका भी टेक वाला पार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है जितने हमने किया है लास्ट 5-6 ईयर्स में। और फिर जब ऐसी चीज़ें निकले तो आई मीन बहुत गंदा लगता है। चाहे आप एज अ शेयर होल्डर बात करो, एज एन एनालिस्ट बात करो, चीज़ें बहुत खराब लगती है। तो अभी हुआ क्या है, बैंक का कहना है कि चंडीगढ़ में इनका कोई ब्रांच है, वहां पे 590 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है अभी तक। ये अमाउंट वैसे फाइनल नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हो सकता है अमाउंट आगे चल के और बढ़ भी सकता है। लेकिन 590 करोड़ का इनका कहना है वहां पे फ्रॉड वगैरह का केस हुआ है। और ये एक तो अच्छी चीज क्या है, इन सब सारी चीजों में अच्छी चीज क्या है उसको भी बात कर लेते हैं। अच्छी चीज इसमें यह है कि बैंक ने मतलब सामने से आके इन सारी चीजों को खुद से इन्फॉर्म किया है। जैसे जो इन्होंने टाइमलाइन बताया है कि लास्ट 3-4 डेज में इनको सब कुछ पता चला, 18 फरवरी से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, इन्वेस्टिगेशन इन्होंने स्टार्ट किया, फिर बोर्ड कमेटी हुई, ऑडिट कमेटी को बुलाया, और उसके बाद कल इन्होंने मतलब 2-3 दिन के अंदर सेबी को खुद से इन्फॉर्म कर दिया, एक्सचेंज को खुद से इन्फॉर्म कर दिया। अनलाइक जो हम टिपिकल पीएसयू में वो केस देखते थे कि आरबीआई को खुद से कोई डाउट लगता था, वहां पे मतलब कुछ गड़बड़ लगती थी, फिर आरबीआई को वहां पे ऑडिट करवाता था किसी पीएसयू बैंक के अंदर, और फिर निकल के आता था कि ये फ्रॉड हुआ है, इतने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है। तो यहाँ पे खुद से जो उन्होंने टाइमलाइन दिया है, 3-4 डेज के अंदर सारी चीजें फाइंड आउट करके मार्केट को खुद से बताया है, तो वो चीज एक ये दिखा रही है कि टॉप गवर्नेंस में इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज है। लेकिन इसके अलावा बाकी चीजें अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा रेड फ्लैग बोलो या खराब लोगो बोलो, वो सारी चीजें दिखती है बैंक के अंदर। सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल कितना वीक है बैंक का, कि जो कस्टमर है वो सामने ऐसे आया है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है हरियाणा की, वो वहां पे आई अपना अकाउंट वहां पे ट्रांसफर कराने के लिए, यहाँ से क्लोज करवा के, तब जाकर के ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। मतलब अकाउंट वहां पे अमाउंट इनको मिसमैच दिखा, फिर जितने बाकी अकाउंट्स हैं वहां पे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और टोटल अमाउंट बनाई है 590 करोड़ का। तो इंटरनल कंट्रोल बहुत वीक दिखाता है बैंक का ये। और अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि ये कब से था, मतलब 6 मंथ से चल रहा है, 1 साल से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, तो कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन भी अभी पता नहीं है। अब सपोज करो कल को चल के पता चलता है कि लास्ट 2-3 ईयर से ये चीजें चल रही थी, 590 करोड़ क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है, तो मतलब बहुत ही एक आपको वो पूरा सिस्टम बैंक का कितना खराब है उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा वो क्वेश्चन मार्क दिखाता है। सिर्फ एक ब्रांच का नहीं, पूरा सिस्टम कितना वीक है बैंक का इंटरनली, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो वही सारी चीजें हैं जो अभी चल रही हैं बैंक के साथ में। अभी आगे तो और भी रिस्क बढ़ सकता है, मतलब अगर आप वर्स्ट केस अज्यूम करके चलो कि अभी तो ये सिर्फ एक गवर्नमेंट ने मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट से हमको ये सारी चीजें देखने को मिली है। अब जैसे मार्केट में न्यूज आई है, एक बड़ा रिस्क ये हो सकता है कि जो आपकी बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी मतलब अपना अमाउंट यहाँ से क्लियर करने को देखेंगी। जो डिपॉजिट का आउटफ्लो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि वही है ना, बैंकिंग में ट्रस्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिपॉजिट आउटफ्लो बढ़ा मतलब आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगा, यानी आपको ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आएगी, मार्जिन में भी प्रॉब्लम आएगा। और ये 590 करोड़ मतलब आगे पता चलेगा, लेकिन अगर इनको ये हिट लेना पड़ गया पीएनएल के ऊपर, तो अगले कुछ आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है बैंक की। लास्ट पूरे साल का इनका पैट आप देखोगे तो 14-1500 करोड़ था, ये 590 करोड़ का अगर इनको प्रोविजन करना पड़ गया तो मतलब एक बहुत बड़ा हिट होगा इनके पीएनएल के अंदर। अभी पिछले क्वार्टर से ही तो इनका प्रोविजन कट होना स्टार्ट हुआ था, क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हुआ था, और ये एक नया एक इन्होंने सरप्राइज दिया है मार्केट को जो भी। प्लस एक और चीज हो सकती है, आरबीआई जब इस पे पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा, अगर उनको मतलब कुछ खराब लगा तो वो कोई बैन भी लगा सकता है बैंक के ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर, या कुछ भी ऐसी चीज के ऊपर, या कोई पेनल्टी भी लगा सकता है। इन सारी चीजों का भी रिस्क है। तो ये सारी अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है सडनली बैंक के लिए। लास्ट 2 क्वार्टर से जो चीजें कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रही थी, इस एक अपडेट ने काफी सारी चीजें खराब कर दी। और सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रस्ट। मतलब
किसी भी बैंक का जब आप इस तरीके की चीज़ें सुनते हो ना, तो इन्वेस्टर्स, मार्केट, इनफैक्ट कस्टमर्स भी एक तरीके से बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। मतलब उनका कोशिश होता है कि ऐसे बैंकों से दूर ही रहा जाए। बैंकिंग में ट्रस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आईडीएफसी का अभी तक हम वही तो बात करते थे कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, लेकिन डिपॉजिट पे कितना अच्छा काम किया इन्होंने। अब यहाँ पे ये जो चीज़ हुई है, इसमें कस्टमर का ट्रस्ट सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट होगा बैंक के लिए। तो देखना पड़ेगा कैसे सारी चीज़ें लेती है। एक अच्छी चीज़ क्या है इन सब में, अगर मैं शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, कि इसका स्टॉक अगर आप देखोगे ना तो अपने हाई के आसपास है, 82 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जस्ट एक थॉट प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, रिस्क फ्रेमवर्क हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर तो मान लो इसका स्टॉक ऑलरेडी 30-40% नीचे होता, तो मैं अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा डाउट में आ सकता था कि यार 30-40% ऑलरेडी मैं नीचे हूँ, इतना बड़ा लॉस अभी लूँ या फिर वेट करूँ क्लैरिटी का, आगे चीज़ें क्या होंगी, क्या पता इतना बड़ा रिस्क ना हो, आगे चल के 1-2 हफ्ते के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाए, इतना बड़ा पीएनएल पे भी हिट इनको ना लेना पड़े, तो स्टॉक वापस से रिकवर हो सकता है। लेकिन अभी क्या है, स्टॉक क्योंकि आपका हाई के आसपास है ना, तो एज एन इन्वेस्टर मैं यहाँ पे डबल माइंडेड नहीं हो सकता। मेरे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके का रिस्क सामने आया है, तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं यहाँ पे वेट करूँ, क्लैरिटी का वेट करूँ। क्योंकि आप रिस्क समझो, ये चीज बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कल को चल के आगे और इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा खास होना, इनको पीएनएल पे भी हिट नहीं लेना पड़े और मतलब चीजें नॉर्मलाइज हो जाए। ये एक आप बेस्ट केस सिनेरियो लेकर के चल रहे हो। लेकिन अगर थोड़ा भी इसका वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ, हालांकि इनिशियल डेज में तो ठीक ठाक प्रेशर रहेगा स्टॉक के ऊपर, बिकॉज एक आपका वही क्रेडिबिलिटी आपकी हिट हो जाती है मार्केट में, तो वो प्रेशर तो रहेगा। और आगे चल के अगर कुछ भी और मतलब इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी और खराब निकला बैंक की तरफ, या फिर इनको प्रोविजनिंग और बढ़ानी पड़ गई, अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर का इनका प्रोविजन देखोगे तो 1300-1400 करोड़ के आसपास है। 590 करोड़ का अगर इनको प्रोविजन और लेना पड़ता है आने वाले क्वार्टर्स में, तो पीएनएल पे कितना बड़ा हिट है। प्लस वही जो डिपॉजिट आउटफ्लो होगा और जो हमने बाकी डिस्कस किए, वो तो एक अलग ही केस है। अगर आपको याद होगा इंडसइंड बैंक, उसका भी जब स्टार्ट हुआ था ना, तो एक छोटे ऐसी अकाउंटिंग प्रॉब्लम की से ही शुरुआत हुआ था, और उसके बाद देखो बैंक पूरा डीरेल हो गया अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर ही। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि आईडीएफसी के साथ में भी वही होगा, लेकिन अगर वो हुआ तो मैं मतलब कितने लंबे टाइम के लिए मेरा जो कैपिटल है वो स्टक हो जाएगा। और सबसे गलत चीज होगी, एक तरीके से क्राइम होगा, कि अभी मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है, जब स्टॉक हाई के आसपास है, मार्केट ने एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक वो अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है कि स्टॉक हाई के अगर ऑलरेडी 30-40% डाउन होता तब मैं वहां पे डबल माइंडेड हो सकता था। यहां पे तो पॉइंट ही नहीं आता कि मैं सोचूं या वेट करूं क्लैरिटी का। मेरे पास जो कैपिटल बचा है, मैं आराम से, मुझे यहां से अपना कैपिटल फ्री करके उसके बाद वेट करना चाहिए कि क्या होता है बैंक का आगे, किस तरीके से चीजें निकल के आती है। क्योंकि इस तरीके के रिस्क में मतलब मैं क्लैरिटी का वेट करूं, वो सबसे बड़ा एक तरीके से ना क्राइम है अपने कैपिटल के लिए, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर के लिए। हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लिमिटेड कैपिटल है, तो क्यों अननेसेसरी ऐसे स्टॉक में, ऐसे बिजनेस के अंदर मैं स्टक रहूं जहां पे इस तरीके की चीजें निकल के आई हैं। हाँ, कल को चीजें 3 महीने 6 महीने के बाद जब पता चलेगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, कुछ ऐसा नहीं है, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी दोबारा से आएगी। और ऐसा तो है नहीं कि तब तक प्राइस टू बुक इसका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो तो होने नहीं वाला। लेकिन तब तक एटलीस्ट मेरे पास क्लैरिटी रहेगी, सर्टेनिटी रहेगी, और मैं श्योरिटी के साथ वहां पे डिसीजन ले सकता हूं। अननेसेसरी मुझे यहाँ पे कुछ हीरो बनने की जरूरत है नहीं। जो मेरे पास में कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए मार्केट के अंदर, स्पेशली इस तरीके के केस में। बाकी देखते हैं फिर बैंक का आगे का और क्या अपडेट आता है। तो यही है आईडीएफसी का, मतलब चीजें खराब है। सबसे बड़ा तो ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी उसके ऊपर हिट है बैंक का। बाकी फाइनेंशियली आगे क्या चीजें होंगी वो हमको आने वाले टाइम में पता चलेगा। आरबीआई कोई पेनल्टी लगाएगा, क्या होगा नहीं होगा, डिपॉजिट आउटफ्लो स्टार्ट होता है, बाकी गवर्नमेंट्स एक्शन लेती है, ये सारी चीजें तो फ्यूचर की चीजें, वो तो देखने से पता चलेगा। लेकिन मेरा कैपिटल जो अभी है उसको मेरे को प्रोटेक्ट करना सबसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद बाकी चीजें तो देखते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। सो यही है आईडीएफसी के ऊपर। बाकी जो भी आगे डेवलपमेंट्स होंगे डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।